चलिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रियलाइजेशन से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन जो है वो हम क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड पूरा टॉपिक जो है वो पूरा टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा इसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 15, सेम बुक टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर है 7.54, क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग transactions on the dissolution of the firm of P and Q after the various assets other than the cash and outsiders liabilities have been transferred to the realization account। सारी assets other than cash ट्रांसफर कर दी गई है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज वो भी ट्रांसफर कर दी गई है। अब अपने को जनरल एंट्रीज पास करनी है रियलाइजेशन से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसके अंदर इसी टाइप के ट्रांजेक्शन जो है वो आएंगे। तो इसको आराम से ध्यान से समझिएगा कहां पर क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टॉक ऑफ ₹2 लाख, पी टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आराम से इजी वे में एंट्रीज हो जाएंगी, लेकिन ऐसे फ्लो में क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझ में नहीं आएगा। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन दे रखा है, स्टॉक ऑफ ₹2 लाख, पी took over the 50% of stock at a discount of 10%। टोटल स्टॉक कितना है हमारे पास में? 2 लाख रुपीस का। उसमें से 50% स्टॉक किसने लिया है? पी ने ले लिया है। 2 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीस। यानी 1 लाख रुपीस का स्टॉक पी ले रहा है। कितने पे ले रहा है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% के डिस्काउंट पर लिया है उसने। तो 1 लाख रुपीस का 10% कितना हुआ? 10,000। डिस्काउंट था तो माइनस करेंगे तो बचा कितना? 90,000 रुपीज। यानी पी ने जो है वो स्टॉक कितने में लिया है? 90,000 रुपीज में। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। 2 लाख रुपीज का स्टॉक था, 50% स्टॉक ले रहा है यानी 1 लाख रुपीज का, 10% डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद बचता है 90,000 रुपीज। पी ने स्टॉक ले लिया है 90,000 रुपीज में। किस तरफ लिखते हैं हम? अगर कोई पार्टनर कोई असेट्स ले लेता है तो रियलाइजेशन के सीआर साइड में लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो एंट्री क्या हो जाएगी इस ट्रांजेक्शन की? भी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपके पार्टनर्स कैपिटल है अपना पी, तो है पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो हो जाएगा हमारा 90,000 रुपीज। समझ में आया सभी को? 50% स्टॉक सेल हो गया हमारा, पी ने ले लिया है 90,000 रुपीज में। और बाकी मेरे शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको पता ही है मैंने क्या बोला था कि अगर कोई पार्टनर ले लेता है एसेट्स तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और टू रियलाइजेशन लिख देते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसी के आगे और दे रखा है, रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। बाकी का जो स्टॉक था, बाकी कितना बचा? 50% तो इसने ले लिया, बाकी अब कितना बचा? 50% यानी 1 लाख रुपीज का स्टॉक। वो स्टॉक जो है उन्होंने 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एड करके सेल कर दिया मार्केट के अंदर। तो 1 लाख रुपीज है, प्रॉफिट एड करते हैं 25%, तो 1 लाख का 25% कितना होगा? 25,000। टोटल कितना हो गया? 1 लाख 25,000। तो यानी बाकी का जो स्टॉक था 50% स्टॉक उन्होंने उसको 1 लाख 25,000 रुपीज में सेल कर दिया है मार्केट के अंदर। सेल किया तो कैश आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम ऐसे ही अभी यहां पर पार्टनर्स कैपिटल था तो अभी पार्टनर्स कैपिटल की जगह कैश और बैंक आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग इसको। कितना अमाउंट है? 1 लाख 25,000 रुपीज। तो एंट्री हो जाएगी 1 लाख 25,000, 1 लाख 25,000 रुपीज। समझ में आ गया ट्रांजेक्शन? तो ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, देखो बहुत इजी है। बस थोड़ा सा ये अपने को कॉन्सेंट्रेट करके उस क्वेश्चन में क्या ट्रांजेक्शन दे रखा है उस ट्रांजेक्शन को समझना है। कैलकुलेशन आप चाहे तो रफ में कर सकते हैं और अपने को अमाउंट जो है यहाँ पर शो करना है। ये मैंने कैलकुलेशन भी बता दी, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से हुई है वो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारा डेटर ₹2 लाख 25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ₹25,000, ₹20,000 ऑफ द बुक डेप्ट प्रूव्ड बेड। क्या क्वेश्चन है? आपके पास में टोटल डेटर्स हैं 2 लाख 25,000 के। कितने हैं? 2 लाख
25,000 रुपीज के, और 25,000 रुपीज का आपको दे रखा है प्रोविजन। क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखे हैं 25,000 रुपीज के। आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 20,000 रुपीज ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बेड, 20,000 रुपीज ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बेड, मतलब 20,000 के डेटर्स ऐसे हैं जो बेड डेब्ट्स में चले जाएंगे, यानी उन डेटर्स से कोई भी हमारे को अमाउंट रियलाइज नहीं होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एसेट डेटर्स और ये सब होते हैं अपने एसेट साइड के अंदर दे रखे होते हैं, डेटर्स लेस प्रोविजन। ये तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर असेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो जो ग्रोस अमाउंट होता है वो ट्रांसफर होता है, यानी कि ये डेटर्स का जो 2,25,000 रुपीज है ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। किस साइड में ट्रांसफर होगा? असेट्स हम बैलेंस शीट के इधर लिखते हैं, तो रियलाइजेशन के डीआर साइड में सारी असेट्स ट्रांसफर हो जाएगी। तो असेट्स में जब हम डेटर्स ट्रांसफर करेंगे तो 2,25,000 रुपीज पूरे होंगे, और ये जो प्रोविजन का अमाउंट है ये प्रोविजन का अमाउंट लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर होता है। मैं आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें क्या क्या रूल्स जो हैं, जो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, वैसे मैंने आपको जो नोट्स शेयर किए उन नोट्स के अंदर वो सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अब जब हम रियलाइजेशन वाला एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना है। तो उन रूल्स में एक ये भी है कि जब हम असेट्स और इस तरह से उसमें प्रोविजन लेस करके दिया होता है बैलेंस शीट के अंदर, तो हम किस तरह से उसको ट्रांसफर करते हैं। तो असेट्स का जो ग्रोस अमाउंट होता है वो असेट्स के साथ में ट्रांसफर होता है, यानी कि 2,25,000, और लाइबिलिटीज का जो प्रोविजन है लाइबिलिटी है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो ग्रोस अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है आगे। तो अब हम किस पर कैलकुलेशन करेंगे? 2,25,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हमारे को दिया हुआ है कि 20,000 रुपीज के जो डेटर्स हैं वो बेड प्रूव हो चुके हैं। तो बेड प्रूव हो चुके हैं तो हम 2,25,000 में से 20,000 रुपीज जो डेटर्स अब रियलाइज नहीं होंगे तो वो माइनस कर देंगे। तो बचा कितना हमारे पास में? 2,05,000 रुपीज। तो यानी कि जो डेटर्स हैं उन डेटर्स से हमें अमाउंट कितना रियलाइज होगा? 2,05,000 रुपीज का। तो अब डेटर से अमाउंट रियलाइज हो रहा है तो कैश अकाउंट के नाम से लिखते हैं उसको। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट रियलाइज होगा हमारे को? 2,05,000 रुपीज का। तो ये 2,05,000 रुपीज हम यहां लिख लेंगे। क्लियर? आ गया समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू रुपीज 12,50,000। कितने की है लैंड एंड बिल्डिंग? 12,50,000 रुपीज की। सोल्ड फॉर रुपीज 15 लाख, 15 लाख रुपए में सेल किया हमने उसको, थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। अब ये सारा काम किसने किया? एक ब्रोकर ने किया है। असेट से रियलाइज करने का काम ब्रोकर ने किया, जिसके बदले में उसको 2% हमें कमीशन भी देना है। अब इसका क्या करेंगे? देखिए हमने सेल कितने में किया है स्टॉक को, सॉरी बिल्डिंग को? लैंड एंड बिल्डिंग हमारी थी 12,50,000 की, जिसको हमने सेल किया है 15 लाख रुपीज में। तो जो ब्रोकर कमीशन चार्ज करेगा वो 15 लाख पर चार्ज करेगा। कितना परसेंट कमीशन ले रहा है वो? 2%, यानी ये अमाउंट हो जाता है अपना 30,000 रुपीज का। तो हमने असेट्स को सेल किया है 15 लाख में और 30,000 रुपए हमने उस पर ब्रोकरेज दे दी। तो एग्जैक्टली हमारी वो असेट सेल कितने में हुई? 30,000 माइनस कर देते इसमें से, तो बचा कितना हमारे पास? 14,70,000 रुपीज। नेट अमाउंट हमारे को 14,70,000 रिसीव होगा उस एसेट्स को सेल करने से। तो अब एंट्री जो करेंगे उसमें कितना अमाउंट शो करेंगे? 14,70,000। अब एसेट सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा हमारा? 14,70,000। ठीक है, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। जितने में हमने सेल की 15 लाख में, जैसे नॉर्मली एंट्री इससे होती है, लेकिन अभी हमने इस पर 2% ब्रोकरेज भी दी थी, तो ब्रोकरेज के 30,000 रुपीज माइनस कर दिया इसमें से। टोटल अमाउंट हमारे को रियलाइज होगा 14,70,000। तो 14,70,000 से एंट्री हो जाएगी एसेट्स से अमाउंट रियलाइज करने की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा मशीनरी बुक वैल्यू रुपीज 6 लाख वॉज हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमारे पास में एक मशीनरी है 6 लाख रुपीज जिसकी वैल्यू है, उस मशीनरी को हमने एक क्रेडिटर्स को हैंड ओवर कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक नया रूल और
जब किसी लाइबिलिटीज के पेमेंट के अगेंस्ट में कोई असेट्स दी जाती है, क्या अगर किसी लाइबिलिटीज के पेमेंट के अगेंस्ट में उस पर्सन को, यानी कि लाइबिलिटीज के पेमेंट के अगेंस्ट में उसको कोई असेट्स ट्रांसफर की जा रही है, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। चाहे कुछ भी अमाउंट हो, कितना भी डिस्काउंट पर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अगर लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए कोई असेट्स ट्रांसफर की जा रही है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। ये हम आगे और पढ़ेंगे रूल्स के अंदर। तो अभी फिलहाल ये जो अपना अगला ट्रांजेक्शन है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इसमें क्या होगा, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी। रीजन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वहां पर कि क्यों नहीं हो रही एंट्री, क्योंकि किसी भी लाइबिलिटीज के पेमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई एसेट्स दी जाती है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 रियलाइज्ड एट 125%। क्या है कि इन्वेस्टमेंट है हमारे पास जिसकी बुक वैल्यू है 60,000, उनको सेल करने से अमाउंट रियलाइज हो रहा है 125%, यानी 125% अमाउंट रियलाइज हो रहा है। अमाउंट रियलाइज हो रहा है तो रियलाइज होता है एंट्री क्या करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री तो यही होती है। अब कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, देखिए 60,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट है, 125% अमाउंट रियलाइज हो रहा है, तो 125% निकाल लेते हैं इसका। तो इसका अगर 125% अमाउंट निकालेंगे तो हम आएगा वो 75,000। कितना आएगा, 75,000 रुपीज। ये कैलकुलेशन जो मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको जरूरत हो लिखने की तो ये पहले वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, है ना। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी कैश बैंक टू रियलाइजेशन। 125% अमाउंट रियलाइज हुआ था तो हमने इसका 125% अमाउंट निकाल करके लिख दिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग, सेवंथ ट्रांजेक्शन, गुडविल ऑफ ₹75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ₹10,000। गुडविल दे रखी है 75,000 और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है 10,000, केवल दे रखे हैं। कितना अमाउंट किससे रियलाइज हुआ है वो हमें गिवन नहीं है। ध्यान देना स्टूडेंट, हमें केवल ये दिया है कि हमारे पास में गुडविल है 75,000 रुपीज की और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है 10,000 का, लेकिन इनसे कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है वो हमारे को गिवन नहीं है। तो एक नया रूल और कि अगर किसी एसेट्स जो दे रखी है, अगर एसेट्स अपने को, और उस एसेट से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ ये गिवन नहीं है, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट लिख करके उस एसेट से कोई अमाउंट रियलाइज नहीं करते। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई आपको एसेट्स दे रखी है और उस एसेट से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ ये आपको गिवन नहीं है, तो आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। अगर ऐसा गिवन नहीं है तो आपको उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज गिवन है और उस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज के लिए अगर आपको नहीं दे रखा है कि उससे कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है, तो उस केस में आपको फुल अमाउंट उसके पेमेंट करना है लाइबिलिटीज के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। अगला ट्रांजेक्शन हमारा, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर in the firm which has been written off completely in the books. This was sold for ₹10,000. हमारे पास में कुछ ओल्ड फर्नीचर था जो बिल्कुल राइट ऑफ कर चुके हैं हम लोग उसको, उस अमाउंट, उस फर्नीचर को सेल करने से 10,000 रुपीज रियलाइज हो रहा है। रियलाइज हो रहा है अमाउंट फर्नीचर सेल करने से, तो वही हमारी फिक्स एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है फर्नीचर हमारा, फर्नीचर है हमारे पास में ओल्ड फर्नीचर 10,000 रुपीज का, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी 10,000 रुपीज से। हो गया नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 8th वाला, फर्नीचर रियलाइज 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, जेड एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹20,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बेड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60%। एक कस्टमर था आपका जेड, कितना अमाउंट था उससे, बाकी अमाउंट था उससे 10,000 रुपीज का, नहीं सॉरी 20,000 रुपीज का अमाउंट ड्यू चल रहा था उस पर्सन से, उसने 60% अमाउंट अपने को पे कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, अमाउंट रियलाइज हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी, टू कौन से अकाउंट में लिखते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं, अमाउंट रियलाइज होता है तो टू रियलाइजेशन हो जाए। 20,000 बाकी थे, 60% अमाउंट पे कर रहा है, तो 20,000 का 60% कितना हो गया, 12,000 रुपीज,
तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000 20,000 का 60% अमाउंट। तो ये हमारा बैड डेट्स रिकवर हो गया। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा ट्रेड क्रेडिटर्स ₹1,60,000, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। देखिए हम इधर कैलकुलेशन लिख लेते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स है हमारे पास में ₹1,60,000 के, वो कह रहा है हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स मतलब कितने हो गए 80,000। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹54,000। ये हाफ क्रेडिटर्स, इसमें से ₹54,000 के क्रेडिटर्स जो हैं वो तो क्या कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 80,000 में से 54,000 की तो उनको हमने प्लांट एंड मशीन दे दी। अब बचे कितने, माइनस कर लेते हैं। ₹26,000। इन 26,000 को क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। लिखा हुआ है क्लियर कि 54,000 एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 16,000। अब 16,000 का डिस्काउंट भी दिया उसको, तो इसमें से 16,000 का डिस्काउंट और माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट कितना पे करेंगे उनको, 10,000 कैश में। एक बार वापस समझ लीजिए इसको फटाफट से। टोटल 1,60,000 के क्रेडिटर्स थे, जिसमें से हाफ क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है यानी 80,000 के क्रेडिटर्स। उसमें से 80,000 में से 54,000 को तो प्लांट एंड मशीनरी देकर के फ्री कर दिया हमने। बाकी जो बच रहे हैं उनको हम कैश देंगे, तो बाकी हमारे पास बचे 26,000, इनको हम कैश देंगे। उसमें भी 16,000 का डिस्काउंट काट करके पेमेंट करेंगे। तो 26 बचे थे, उसमें से 16,000 डिस्काउंट काट लेते हैं, तो बाकी कितने बचे 10,000, इनको कैश पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहली बात तो ये 54,000 की, जैसा मैंने पहले ही कहा है, किसी लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए अगर हम कोई एसेट्स ट्रांसफर करते हैं तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर बच रहा है 10,000 जिसको हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको, 10,000, तो ये 10,000 आ जाएगा इस एंट्री के अंदर, ठीक है। आधा फ्री हो गया। अब बचता हमारे पास में आधा, जिसके लिए क्या दिया हुआ है हमारे को, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन सेटलमेंट। अब रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 80,000 के, इनको 90% पेमेंट कर रहे हैं, तो 80,000 का 90% कितना हो गया 72,000। कितना हो गया 72,000। तो उनको 72,000 का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट करने कैश आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं 72,000 रुपीज का, तो ये एंट्री हो जाएगी 72,000 रुपीज से कंप्लीट। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे को जो रियलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। थोड़ा मैंने फास्ट किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं स्लो चलता तो, लेकिन आप वीडियोस को आराम से पॉज करके देखना। सारे मैंने ट्रीटमेंट्स बता दिए आपको कि किस तरह से हमें कैलकुलेशंस करनी है। कुछ रूल्स भी मैंने बताया आपको इसके बीच में। टेंशन मत लीजिए रूल्स की, रूल्स के लिए मैं एक नया वीडियो और बना दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे या जब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उस समय हमें उन रूल्स को ध्यान रखना है। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो रूल्स का वीडियो हम अलग बना देंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर जितना पॉसिबल था बीच में जहां पर रूल्स एप्लीकेबल हो रहे थे मैंने रूल्स भी बताया आपको। बाकी आप मेरे नोट्स में देखिएगा, रूल्स मैंने वहां पर लिखे हुए हैं। कैलकुलेशंस मैंने आपको समझाई है, वीडियो पोस्ट करके कैलकुलेशंस भी लिख लेना ताकि इन फ्यूचर जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो वहां पर उसमें हेल्प हो जाए आपकी। तो इस तरह से अपने को एंट्रीज पास करनी है। पोस्ट करके वीडियो लिख लो एंट्रीज। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको सोल्व करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रखता है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर फिक्स है। या तो वो जनरल एंट्रीज के लिए आएगा या फिर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाएगा। तो जो भी हो तो तरीका एक ही है, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट पूछे या एंट्रीज पूछे, होनी तो उसी से है सब सारी एंट्रीज जो है वो। तो इसलिए फोकस करना इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके और क्वेश्चन सोल्व करना सारे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।